नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 6। ये जो है पार्ट 6 है, यूनिट 6 नहीं पार्ट 6 है। यूनिट थर्ड का पार्ट 6 थर्ड सेमेस्टर जो आपका है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला जो इसमें आपका है वो है जहांगीर की दक्षिण नीति। जहांगीर की दक्षिण नीति के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, आपको पता है दक्षिण नीति का मतलब क्या होता है। ये नहीं कि कोई नीति, यानी जहांगीर ने कितने युद्ध वगैरह लड़े थे दक्षिण में या दक्षिण को लेकर, वही जो है वही सारे युद्ध हम पढ़ते हैं और उन सभी के युद्ध को ही हम एक टाइप की नीति कहते हैं कि कैसी उनकी नीति रही, क्या क्या उन्होंने प्लानिंग करी, क्या प्लॉटिंग करी और कैसे दक्षिण को अपने मुग़ल साम्राज्य में उन्होंने बसाया, यानी मुग़ल साम्राज्य में उन्होंने मिलाया। तो आप सभी को पता है कि उस टाइम पर दक्षिण में फेमस कौन कौन से राज्य या क्षेत्र थे। अहमदनगर हो गया, गोलकुंडा है, बीजापुर है, विजयनगर है, हम्पी है। तो ये कुछ मतलब मुख्य जो हैं क्षेत्र थे और बहुत ही शक्तिशाली क्षेत्र थे ये। तो इस वीडियो में हम जहांगीर के बारे में जानेंगे कि जहांगीर ने अहमदनगर को अपने मुग़ल साम्राज्य में मिलाने के लिए कौन कौन से युद्ध किए और किस किस के नेतृत्व में किए, और साथ ही उसका विपक्षी जो था, विपक्षी कौन था। तो सबसे पहले देखो, ये जो था इनका अहमदनगर विजय। देखो, अकबर ने भी अहमदनगर हेतु जंग लड़ी परंतु वह सफल नहीं हुआ। आप सभी को पता है अकबर ने भी अहमदनगर के लिए जंग लड़ी थी, लेकिन वो पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ। अब आप मुझे एक कमेंट करके बताओ कि अकबर और जहांगीर के बीच में क्या रिलेशन है। देखते हैं कितने बच्चे मुझे कमेंट करके बताते हैं। पूरी तरह से मुग़ल साम्राज्य में अहमदनगर को मिलाने का श्रेय जहांगीर को जाता है, परंतु अकबर के आक्रमण से अहमदनगर टूट जाता है। क्योंकि अहमदनगर को जो है अकबर जीत तो पाता नहीं है, लेकिन अहमदनगर इतने युद्ध लड़ता है अकबर जो है अहमदनगर के खिलाफ इतने युद्ध लड़ता है कि अहमदनगर के जो जो भी शक्ति है ना, उसको पूरा तोड़ देता है, यानी अहमदनगर को तोड़ देता है। जहांगीर के शासनकाल में मलिक अंबर का उदय हुआ। क्या होता है, आप सभी को इसकी जो हिस्ट्री थी वो मैंने बताया था अहमदनगर के टाइम पर। तो क्या होता है, जब अकबर जो है वापिस आगरा आ जाता है तो उसके बाद वहाँ पर मलिक अंबर होता है, मलिक अंबर का उदय होता है। और उस टाइम पर जो है जहांगीर वो बन जाता है, शासक बनता है, मुग़ल शासक। जिस टाइम पर जहांगीर मुग़ल शासक बनता है उस टाइम पर मलिक अंबर का क्या होता है, उदय होता है। अहमदनगर की पूरी बागडोर मलिक अंबर अपने हाथ में ले लेता है और अहमदनगर को फिर से पहले जैसा करता है। कौन? मलिक अंबर। अब मलिक अंबर था कौन? मलिक अंबर एक गुलाम था। कौन था? एक गुलाम था। जैसे कुतुब ऐबक था, ये सब गुलाम थे ना एक दूसरे के, इल्तुतमिश था। तो सेम ऐसे ही मलिक अंबर एक गुलाम था। इराक की राजधानी बगदाद से मलिक अंबर को खरीदा जाता है। किसके लिए? सैन्य शक्ति के लिए और अपने साम्राज्य के लिए। अब देखो, अगर हम बात करें अकबर की, तो अकबर के समय में विजयनगर किसके पास में था? चांद बीवी के पास था। यानी विजयनगर की देख रेख या संरक्षिका या जो कहते हैं ना कि शासक कौन थी? चांद बीवी थी। लेकिन अगर हम बात करें जहांगीर के समय, तो जहांगीर के समय मलिक अंबर हैं। अब जहांगीर के बाद जो शाहजहाँ होगा, शाहजहाँ, अभी शाहजहाँ की भी हम दक्षिण नीति देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। शाहजहाँ के समय मलिक अंबर का बेटा होता है फतेह खां। वो एक्चुअली में वज़ीर होता है वहाँ का। वहाँ का जो शासक होता है सिर्फ और सिर्फ 10 वर्ष का होता है, और उसके अंडर में जो है उसके पीठ पीछे जो शासक होता है वो कौन होता है? मलिक अंबर का बेटा फतेह खान। ठीक, तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। देखिए, चांद बीबी जो होती है ना, चांद बीबी के शासनकाल में मलिक अंबर चांद बीबी के खिलाफ बने गुट में शामिल होता है। यानी चांद बीबी को ना काफ़ी जो लोग थे वहाँ पे पसंद नहीं करते थे, जैसे अमीर लोग हो गए या मराठे लोग थे। तो यहाँ पे कहाँ पे? अहमदनगर में। तो कुछ लोग अपना गुट बना लेते हैं, किसके खिलाफ? चांद बीबी के खिलाफ। और उसी गुट में कौन शामिल होता है? मलिक अंबर उसी गुट में शामिल होता है।
और फिर वही गुट मिलकर क्या करता है, चांद बीवी को मरवा देता है, यानी उसकी हत्या करवा देता है। तो चांद बीवी का जो है यहीं पर खात्मा हो जाता है। ठीक। तब उसके बाद मलिक अंबर आता है, परंतु मलिक अंबर जो होता है वो एक योग्य व्यक्ति होता है और वो चांद बीवी के बाद अपनी जो शक्ति का उदय करता है और वहाँ पर अपना शासन को स्थापित करता है। चांद के बाद मलिक अंबर सत्ता के लिए ऊपर उड़ता आएगा। यहाँ पे उड़ता गलत है, उठता है। मतलब जो है चांद बीवी के बाद मलिक अंबर सत्ता के लिए ऊपर उड़ता है। इसी समय बीजापुर, गोलकुंडा आदि में मराठों का उदय होता है। ये जो आप पढ़ेंगे ना जहांगीर के टाइम का, आप जहांगीर हैं, शाहजहाँ हैं, औरंगजेब हैं, इनके ही शासनकाल में क्या हुआ था, इन तीनों के शासनकाल में मराठों का उदय हुआ था। किसका? मराठों का। ठीक। तो मराठे कौन थे? मराठा वहाँ के सेना तथा प्रशासन में काम करते थे। कहाँ पे काम करते थे? सेना में या प्रशासन में। लेकिन ज़्यादातर हमने ये नोटिस किया है कि वो विशेषकर सेना में ही काम किया करते थे। बहुत ही कम लोग थे जो प्रशासन में काम करते थे। यह मराठा बहुत वीर होते थे। इसी कारण मलिक अंबर ने इन्हें अहमदनगर की सैन्य व्यवस्था में बड़ी संख्या में शामिल किया और यही मराठे मुगलों के लिए नुकसानदायक साबित हुए। और इन मराठों को क्या आता था? इन मराठों को छुपकर वार करना बहुत अच्छे से आता था। इसमें वो बहुत माहिर होते थे। कौन? मराठे। अब हम बात करते हैं 1608 में। 1608 में क्या होता है? अब्दुल रहीम खान ए खाना, यहाँ पे एक नहीं ए आएगा, खान ए खाना के नेतृत्व में एक युद्ध होता है। किस किस के बीच में? अब्दुल रहीम खान ए खाना और मलिक अंबर के बीच में। अब्दुल रहीम ने अकबर के समय दक्षिण नीति में अहम भूमिका निभाई। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये, अब देखो, मलिक अंबर तो आपको पता लग गया कौन था, एक गुलाम था जिसको बगदाद से खरीदा गया। लेकिन अब्दुल रहीम कौन थे? अब्दुल रहीम जो थे वो अकबर के समय में उन्होंने दक्षिण की जो नीति थी, यानी दक्षिण के जो भी युद्ध हुए थे वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इनको दक्षिण का बहुत ज़्यादा अनुभव था। इस अनुभव होने के कारण भी वो ये युद्ध हार जाते हैं। कौन? अब्दुल रहीम खान ए खाना ये युद्ध हार जाते हैं। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ मराठों की वजह से, क्योंकि मराठे जो हैं वो छुपकर वार करते थे। उसके बाद 2 साल बाद क्या होता है? 1610 में परवेज़ व आसफ खां और मलिक अंबर के बीच में युद्ध होता है। परवेज़ और आसफ खां एक टीम में होते हैं और ये अलग होते हैं। ठीक। अब देखिए परवेज़ कौन होता है? परवेज़ जो है जहांगीर का बेटा होता है। जहांगीर का बेटा है, एक है परवेज़ और एक आपने पढ़ा है खुर्रम के बारे में। खुर्रम जिसको शाहजहाँ की उपाधि दी गई है, तो डोंट बी कंफ्यूज। ये परवेज़ कौन है? जहांगीर का बेटा होता है। और जहांगीर का संरक्षक कौन होता है? आसफ खां। कौन होता है? आसफ खां। यानी जहांगीर का बेटा कौन है? परवेज़, और जहांगीर का संरक्षक आसफ खां। इन दोनों को ही जहांगीर युद्ध के लिए भेजता है। कहता है कि तुम दोनों जाकर इस युद्ध का नेतृत्व करो मलिक अंबर के खिलाफ। लेकिन क्या होता है? फिर भी ये दोनों जो है इस युद्ध में हार जाते हैं। और अब हम बात करते हैं ये है आसिफ नहीं, आसफ है। आसफ खां कौन होता है? जहांगीर के संरक्षक के साथ साथ नूरजहाँ का भाई होता है। किस किस का? नूरजहाँ का। और आपको पता है कि जहांगीर और नूरजहाँ कौन होता है? आपस में प्रेमी और प्रेमिका, यानी दोनों एक टाइप से बोल सकते हैं। इनकी शादी तो नहीं हुई थी ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये दोनों जो है एक दूसरे से प्रेम करते थे। कौन कौन? ये जहांगीर और नूरजहाँ। तो एक टाइप से ये इसका साला होता है। आसफ खां जो है वो जहांगीर का साला भी होता है, जहांगीर का संरक्षक भी होता है, और परवेज़ जो है वो जहांगीर का बेटा होता है। तो परवेज़ और आसफ खां आपस में क्या हुए? मामा और भांजे। यानी ये दोनों जाते हैं युद्ध लड़ने के लिए और ये युद्ध हार जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? 1612 में इसको दोबारा भेजा जाता है। 1612 में दोबारा युद्ध होता है। अब युद्ध जो है कौन करता है? खान ए, यहाँ पे ए आएगा, खान ए जहाँ कौन करता है? खान ए जहाँ लोधी व अब्दुल्ला खान। मतलब ये दोनों एक टीम में है। खान ए जहाँ लोधी व अब्दुल्ला खान किसके उसमें कर रहे हैं? मलिक अंबर के खिलाफ। यानी खान ए जहाँ लोधी और अब्दुल्ला खान किसके उसमें कर रहे हैं? विरोध में, मलिक अंबर के विरोध में।
इसमें क्या होता है, इस युद्ध में भी ये लोग हार जाते हैं, जो मुग़ल होते हैं, मुग़ल इस युद्ध में भी हार जाते हैं। कारण क्या? कारण वही मराठे सैनिक। क्यों? क्योंकि मराठे सैनिक जो हैं छुपकर वार किया करते थे। फिर अब्दुल्ला रहीम खान खाना वर्सेस मलिक अंबर के बीच में युद्ध होता है। फिर क्या होता है, इन्हें दूसरी बार सफलता मिलती है कुछ हद तक, लेकिन आपसी कलेश के कारण वह सफलता विफल हो जाती है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि अब्दुल रहीम खाना ने दोबारा युद्ध किया था। देखो, एक बार मैंने आपको बताया अब्दुल के बारे में यहाँ पर कि अब्दुल ने जो है 1608 में युद्ध लड़ा। 1608 के बाद अब्दुल दोबारा युद्ध लड़ते हैं 1612 में, और इस युद्ध में वो जीतते तो हैं, सफलता तो मिलती है, लेकिन मुगलों के आदेश के कारण, ये थोड़ा आंतरिक भीतरी मामला है, मैं इसको पढ़ाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और आपकी बुक में ये चीज़ दिया भी नहीं है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे स्किप कर दिया। यहाँ पर उनका आपसी कलेश होता है, जिस आपसी कलेश के कारण उसको क्या है, सफलता जो है उसकी विफल हो जाती है, यानी उसकी विफलता में बदल जाती है, यानी वो जीत कर भी हार जाता है। कौन? अब्दुल रहीम खाना। क्योंकि शायद ऐसा हुआ था कि उन पे ना कोई आरोप वगैरह लगाया गया था, समथिंग, कि मतलब इन्होंने गलत किया, ये घूसखोरी कर रहे हैं, इस टाइप से। क्योंकि चाहते नहीं थे ना लोग कि ये जीते। अब वो जीत गए, तो जिन जिन्हें युद्ध लड़ा, जैसे खुर्रम, अब खुर्रम ने तो खैर लड़ा नहीं, ये जो थे यहाँ पर परवेज़ हो गए, आसफ़ खां हो गए, इन लोगों ने इनके ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाए थे, तो इनका कुछ आपसी कलेश हो गया था, जिसकी वजह से इनको विजय नहीं मिली वहाँ पर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1616 में दोबारा युद्ध के लिए तैयार किया जाता है। किसको? खुर्रम को। और उस टाइम पर इस युद्ध से पहले ही खुर्रम को शाह सुल्तान की उपाधि जो है वो मिल गई होती है, शाह सुल्तान की। अब देखो, खुर्रम को नियुक्त कौन करता है? खुर्रम को नियुक्त नूरजहाँ करती है। नूरजहाँ के कहने पर खुर्रम को इस युद्ध के लिए नियुक्त किया जाता है। खुर्रम आप सभी को पता है, खुर्रम कौन है? शाहजहाँ है। अब शाहजहाँ ने इससे पहले भी कौन से युद्ध लड़े थे? मेवाड़ विजय किया था ना, याद है आपको? मेवाड़ विजय जीता था खुर्रम ने। अब देखो, जहांगीर खुद भी खुर्रम के पीछे अपनी सारी सेना लेकर जाता है, जैसे मेवाड़ के समय में होता है ना, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी होता है। अगर आपने मेवाड़ विजय वाली स्टोरी या इतिहास नहीं देखा तो एक बार आप जाके उसको देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कैसा किया गया है। जैसे जहांगीर खुर्रम जाता है, सबसे पहले खुर्रम जो है वो बुरहानपुर में पहुँचता है और जहांगीर जो है वो मांडू में पहुँचता है। बुरहानपुर जो होता है वो विजयनगर जो है ना, विजयनगर के पास का एक क्षेत्र होता है बुरहानपुर, और विजयनगर के पास का एक क्षेत्र होता है मांडू। तो देखिए, खुर्रम जो है वो कहाँ आ गया? बुरहानपुर में। ये खुर्रम और जहांगीर आपस में पिता और बेटा, यानी बाप बेटा होते हैं। कौन? खुर्रम और जहांगीर। तो यहाँ पे होता है खुर्रम, यहाँ पर होता है जहांगीर। अब जहांगीर क्यों आता है पीछे पीछे? ताकि उसको डराने के लिए विजयनगर को, कि मतलब असली शासक भी आया है, होता है ना कि अब तो इस बार तो राजा खुद लड़ने के लिए आया है, तो इस टाइप से डराने के लिए वहाँ पहुँचता है। और बुरहानपुर और मांडू जो है आसपास में होते हैं। और इसका दूसरा कारण ये भी है कि अगर खुर्रम जीत नहीं पाएगा, उसको सैनिक की ज़रूरत पड़ेगी, तो मांडू से बुरहानपुर सैनिक भेजे जाएंगे। अब आगरा से अगर विजयनगर की ओर सैनिक भेजे जाएं, है ना, तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए कुछ सैनिक को मांडू में रखा गया और कुछ सैनिक को बुरहानपुर खुर्रम के साथ भेजा गया। मलिक अंबर डर कर खुर्रम को संदेश भेजता है और संधि करने के लिए कहता है। मलिक अंबर 1617 में संधि कर लेता है। अकबर के जीते हुए सभी क्षेत्र खुर्रम को दे देता है। आप सभी को पता है अकबर ने बहुत सारे क्षेत्र जो हैं दक्षिण में जीते थे। खुर्रम क्या करता है? खुर्रम उन सभी क्षेत्र को अपने में मिला लेता है, मतलब चीटिंग करके। उसके बाद इस संधि में क्या होता है? संधि में खुर्रम जो है अकबर के द्वारा जो जीते गए क्षेत्र हैं वो जहांगीर को और शाहजहाँ यानी खुर्रम को वो क्षेत्र वापस कर देता है। अहमदनगर किला मुगलों को मिल जाता है। साथ ही 16 लाख रुपए मुगलों को भेंट के रूप में मलिक अंबर द्वारा दिए जाते हैं। अब्दुल रहीम खाना को वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। कहाँ का? अहमदनगर का।
खुर्रम और जहांगीर आगरा वापस आते हैं और तब खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि मिलती है। कब मिलती है? जब ये लड़के जो युद्ध लड़के आते हैं तब। इसके बाद हम देखेंगे शाहजहाँ की दक्षिण नीति के बारे में, यानी खुर्रम की दक्षिण की नीति के बारे में। अब एक टाइप से अगर हम देखें तो ये जहांगीर की दक्षिण नीति है। किसकी? जहांगीर की। लेकिन इसमें हेल्प किसने करी है? खुर्रम ने करी है ना। तो अब क्योंकि खुर्रम अभी उस टाइम पर राजा या शासक नहीं है, सिर्फ खुर्रम वहाँ पर उनका बेटा होता है। शासक कौन है? जहांगीर। कौन है? जहांगीर। ये तो हमने जहांगीर की पढ़ ली, अकबर की भी पढ़ ली। अब इनका जो बेटा होता है ना खुर्रम, जिसको शाहजहाँ कहते हैं, अब इनकी जो है दक्षिण नीति के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।